नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। जम्मू कश्मीर एक बार फिर बड़े आतंकी हमले से दहल उठा। रियासी जिले के पौनी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 तीर्थयात्री घायल हुए हैं। ऐसे में बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी गुफा तीर्थस्थल से कटरा लौट रही थी, तभी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और फायरिंग के बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला है। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पर गोलीबारी की गई है। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी और आतंकी हमले में आपको बताया कि 10 तीर्थ यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं बताया जा रहा है कि 33 अब भी घायल हैं, उनका इलाज जारी है। तो आपको बताएं कि 2 आतंकी घात लगाए बैठे थे, बस को निशाना बनाते हुए बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद बस के ड्राइवर को गोली लगी थी और उसके बाद बस बेकाबू हो गई, जिसके बाद खाई में जा गिरी और 33 लोग यहां पर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। 33 लोग घायल हैं, 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फायरिंग की गई घात लगाकर, जिसके बाद 10 तीर्थ यात्री थे उस बस में मौजूद, जिनकी मौत हो गई है और 33 अब भी घायल हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये पूरी घटना तीर्थ यात्रियों से भरी हुई ये बस थी। बेहद कायराना हरकत यहां पर। आतंकी हमले में 10 तीर्थ यात्री थी जिसकी मौत हुई। और चलिए इसी पर एक रिपोर्ट आपको हमारे संवाददाता अजय बाशरू की दिखाते हैं। हम इस समय जम्मू के रियासी के कंडा मोड़ में हैं और ये वो उन बदनसीब यात्रियों का सामान है जिनके लिए शिवखोड़ी से वैष्णो देवी का ये सफ़र आखिरी सफ़र साबित हुआ। किस तरह से इस कंडा मोड़ में छिपे आतंकियों ने उस बस को निशाना बनाया जो यहाँ से शिवखोड़ी से वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी, और यहाँ पर ये जो सामान आप देख रहे हैं ये उन बदनसीब यात्रियों का सामान है जो उस बस में उस समय सवार थे। यहाँ पर ही इसी कंडा मोड़ के इन जंगलों में छिपे आतंकियों ने उस बस में सवार लोगों और ख़ास तौर पर उस बस को चला रहे ड्राइवर को निशाना बनाया, जिसके बाद बस असंतुलित होकर ये सामने ठीक जो ये आप मेरी दाहिनी तरफ जंगल देख रहे हैं, यहाँ एक गहरी खाई में जाकर बस गिरी है। चप्पलें, जूते, बैग और ये शिवखोड़ी बाबा की तस्वीर जहाँ वो आखिरी दर्शन कर आ रहे थे, सब यहाँ पड़ा हुआ है और अब ये पुलिसकर्मी यहाँ से इस सामान को समेट रहे हैं। यादें रह जाती हैं और ये मेरे कैमरामैन पवन चौधरी जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये वो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं जो उस बस के हैं और ये उस समय के हैं जब इस बस को ठीक सामने से आतंकियों ने निशाना बनाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यही है वो ग्राउंड जीरो जहाँ पर आतंकियों ने इन जंगलों का सहारा लिया, गात लगाकर यहाँ फायरिंग की। फायरिंग के बाद यहाँ से वो सामने जहाँ आप लाइट देख रहे हैं वहाँ से बस असंतुलित होकर नीचे खाई में गिरी, जिसमें अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 33 लोग जो हैं वो अभी इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं एबीपी न्यूज के पास अटैक से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। सड़क पर दौड़ती बस का वीडियो सामने आया है। हमले से 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। घात लगाए आतंकियों ने अटैक किया था। 2 आतंकी थे जो कि घात लगाए बैठे थे, जिसके बाद ये बस आती है और इस बस को निशाना बनाते हुए ये 2 आतंकी धुआंधार फायरिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद बस के ड्राइवर को गोली लग जाती है। और इसी को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और एक विजुअल हम आपको दिखाते हैं। देखिए पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। ये वही बस है जिस पर अटैक हुआ था। ये बस आती है और इसी को घात लगाए बैठे ये 2 आतंकी थे जो हमले से 10 मिनट पहले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये 2 आतंकी लगातार घात लगाए बैठे थे,
6 बजे की ये वीडियो है, 10 मिनट पहले की ये वीडियो है और आपको पता है कि 6:10 पर यह अटैक हुआ था, यानी कि 10 मिनट पहले का ये वीडियो है। शिवखोड़ी से कटरा ये बस जा रही थी, श्रद्धालु इस बस में मौजूद थे और आपको बताएं 10 श्रद्धालु इस बस में थे जिनकी जांच जा चुकी है। एक और रिपोर्ट आपको अजय बाचलू की दिखाते हैं। रविवार शाम करीब 6:10 पर जम्मू के रियासी के पोनी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों के निशाने पर एक बस थी जिसमें श्रद्धालु भरे हुए थे। यह बस शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। एबीपी न्यूज पर अब आप हमले से कुछ मिनट पहले की उस बस की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, जो बस हादसे का शिकार हुई। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये शिवखोड़ी से कटरा की सड़क है और इसी सड़क पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहां से चंद कदम दूर ही यह बस हादसे का शिकार हुई। यह बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। ये देखिए, यही वो बस है जो यहां जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और इस मोड़ के कुछ ही दूरी पर इस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसके बाद इस बस में सवार 10 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क जो है ये शिवखोड़ी को कटरा से जोड़ती है और ये जो सड़क है ये कटरा की तरफ जा रही है और यहीं पर जब ये बस निकली उसके बाद यहां पर हमला हुआ और इस हमले में जो है 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया वो रियासी के इन जंगलों में घात लगाकर बैठे थे, छिपे थे और जैसे ही उन्हें श्रद्धालुओं से भरी एक बस दिखाई दी उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में ड्राइवर ने बस पर से अपना नियंत्रण खो बैठे और बस जो है गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद भी आतंकी लगातार उस पर फायरिंग करते रहे और कुछ ही देर बाद जो है वहां से फरार हो गए। तो 33 श्रद्धालु थे जो कि घायल हुए। अब सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी, आगे बढ़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए और ऐसे में पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। एनडीए के सहयोगियों से भी मंत्री बनाए गए। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में 8000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश विदेश की हस्तियां इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनी और ऐसे में शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ अहम मीटिंग भी की। सभी को सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करने को कहा और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है, लिहाजा चुनौतियां बड़ी हैं। सवाल ये कि क्या पिछले 10 साल की तरह मोदी 3.0 भी बड़े फैसलों की सरकार होने वाली है? रिपोर्ट देखिए। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इस तरह राष्ट्रपति भवन के अहाते में इतिहास रचा गया। रायसीना की पहाड़ियों के पीछे जब सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत का संकल्प ले रहे थे और देश दुनिया से आई तमाम हस्तियां इस ऐतिहासिक मौके का साक्षात्कार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई लीडर लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो चुका है। तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी का
फोकस क्या होगा? तीसरी बार मोदी सरकार कौन से बड़े फैसले ले सकती है? गठबंधन की सरकार के 100 दिन के एजेंडे का क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। वैसे शपथ से पहले ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि देश के विकास की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी नेताओं से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर जुट जाने को कह दिया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर, तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, वो तो 2047 का सपना संजोग करके कर रहे हैं। क्या होगा एजेंडा नए मोदी 3.0 का? जो हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक संकल्प पत्र का घोषणा किया है इलेक्शन से पहले। उस संकल्प पत्र के आधार पर हम इस 5 साल काम करेंगे। बिल्कुल न दक्षिण नहीं है, सभी जिधर जिधर भारतीय जनता पार्टी की सेटबैक हुआ है, सभी जगह हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस 5 साल में काम करेंगे। 5 साल में काम कर बहुत और ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा ध्यान देकर आने वाले दिन में पार्टी को एक मजबूत बनाएंगे, दक्षिण के साथ साथ सभी देश में। तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव्स है, उसमें से वो क्या देंगे, जो भी काम देंगे हम उसको पुरजोर ठीक ठाक करने के लिए हम कोशिश करेंगे। लोगों को देना है, पब्लिक ने समझा, हमने 2-3 बार उनको समझाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन समझ नहीं पाते थे और अभी लोग समझ गए और हम लोग को मौका दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हम यही कहेंगे कि तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बन रही, इसका मुझे, मेरे पार्टी को और सारे देश को बहुत बड़ा आनंद है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई सिंपल बात नहीं है। मतलब देश का नेतृत्व 15 साल करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं और 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी। जिस तरह 10 सालों में हमने काम किया था, उस काम का लेखा जोखा हमने लोगों के सामने रखा है। ये गरीबी रेखा के नीचे जो अभी भी और कुछ लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार काम करेगी। 25 करोड़ लोगों को हमने 10 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर निकाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूं और अच्छा काम करूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, कोई चुनौती ऐसी बात नहीं है, हम सब मिल कर के अच्छा से काम करेंगे और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, परम वैभवशाली बनाने के लिए जो भी बेस्ट डिसीजन लेना होगा, राज्य हित में, राष्ट्र हित में जो डिसीजन लेना होगा, हम लोग डिसीजन लेंगे। मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया। यह आजाद भारत में दूसरी बार हुआ जब कोई लगातार तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुआ, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की ताकत है जो सियासत को अपने सामर्थ्य से साधती है, जिसकी झलक उनकी कैबिनेट में भी दिखती है। क्योंकि मोदी 3.0 की जो तस्वीर सामने आई, वो पहले के मुकाबले न सिर्फ बड़ी है, बल्कि युवा जोश और दिग्गजों के अनुभव से बनी हुई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये विधि का विधान है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तब घड़ी 7:22 बजा रही थी। वो शाम की विदाई और रात के आगमन का समय था और पूरा राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री मोदी के नाम से गूंज रहा था और प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे भविष्य की प्रतिज्ञा ले रहे थे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये विधि का विधान है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने कई देशों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान नरेश शेरिंग तोमगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल थे। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे। इसके साथ ही कई फिल्मी सितारे, कई खिलाड़ी और अलग क्षेत्रों के नामचीन चेहरे प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के साक्षी बने। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली 15 साल में तीसरी बार शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बस कोई मैसेज आप देना चाहें? बस देश तरक्की करे। तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू ही वो प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई और प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई भी नेहरू के इस रिकॉर्ड को छू न सका। लेकिन जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, फैसला उसी वक्त हो गया था जब राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया था और एनडीए के सभी घटक दलों ने एक सुर में समर्थन का ऐलान कर दिया था।
एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आए थे तब कुछ पल के लिए जरूर लगा था कि देश का अगला सेवक कौन होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें बहुमत के जादुई आंकड़े से कम थीं। उसे उन साथियों की जरूरत थी जिसकी जरूरत बीजेपी को 2014 और 2019 में महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी सबको साथ लेकर चली थी, जिसका फायदा बीजेपी को इस बार हुआ, क्योंकि जब साथ निभाने की बारी एनडीए के घटक दलों की आई तो वो भी पीछे नहीं हटे। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। अपने पहले 2 टर्म में बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी, लेकिन इस बार ये विशुद्ध रूप से एनडीए की सरकार है, जिसको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है। इस बार मोदी कैबिनेट में जहां दिग्गजों पर भरोसा जताया गया, वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसमें जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नाम हैं, तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जरिए ये संदेश भी दे दिया गया कि सरकार में दलितों की भागीदारी भी पूरी है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि जिन कड़े और बड़े फैसलों के लिए मोदी सरकार जानी जाती है, क्या वो इस बार खुलकर ले पाएगी? ये मोदी 3.0 है, जिसके कांधों पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं। आई निर्मला सीतारामन। मैं किरण रिजिजू। इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया और गिरिराज सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं, जो सरकार चलाने का बड़ा अनुभव रखते हैं और पिछली सरकार का हिस्सा थे। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। आई सुब्रमण्यम जयशंकर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। वहीं शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान और कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने पहली बार केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं शिवराज सिंह चौहान। मैं जीतन राम मांझी। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। आई जयंत चौधरी डू स्वेयर। मैं मनोहर लाल। मोदी 3.0 की सबसे खास बात यह है कि इस बार सहयोगी दलों की भी बड़ी हिस्सेदारी है। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर हैं, तो टीडीपी से के राम मोहन, नायडू और पी चंद्रशेखर मंत्री बने हैं। एलजेपी आर से चिराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, आरपीआई से रामदास अठावले, शिवसेना से प्रताप राव जाधव और जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी मंत्री बने हैं।
बार मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों की संख्या भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये सरकार सहयोगियों की मदद से बनी है। हालांकि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर मुहर अभी बाकी है। इस बार बीजेपी को 240 सीटें आई हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान उसे यूपी में हुआ है। बावजूद इसके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी से ही हैं। इसमें राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा और कमलेश पासवान जैसे महारथी हैं। वहीं बिहार की बात करें तो दिल्ली की सरकार में उसके मंत्रियों की हिस्सेदारी दूसरे नंबर की है, जिसमें बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह, रामदास ठाकुर, नित्यानंद राय, रामभूषण निषाद, सतीश दुबे हैं। तो सहयोगी दलों की तरफ से ललन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 5, कर्नाटक से 4, मध्य प्रदेश से 4, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड से 3-3 और तेलंगाना से 2 मंत्री बने हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें मिली हैं और किन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। उसी के मुताबिक मंत्रिमंडल का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब तक की सबसे ज्यादा मंत्रियों वाली मोदी सरकार है, जिसका दायरा न सिर्फ बढ़ा है बल्कि इससे उम्मीदें भी बढ़ी हैं, क्योंकि एक सपना विकसित भारत का है तो दूसरा सपना तीसरी अर्थव्यवस्था का है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 4:14 तक रहेगी, फिर पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 10 जून 2024 सोमवार का दिन है। आज पुष्य नक्षत्र, ध्रुव योग तथा विष्टिकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन कर्क राशि में रहेगा। आज राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यमगंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए राहु काल तथा यमगंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:29 से प्रातः 7:11 तक रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:27 से प्रातः 9:39 तक रहेगा। आज पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से करना शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 10:17 तक, फिर दोपहर 2:52 से शाम को 5:12 तक रहेगा। किंतु आपातकाल में डॉक्टरी सलाह तत्काल लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि आपातकालीन मर्यादा नास्ति, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में नियमों में समय की जरूरत के हिसाब से बदलाव कर लेना चाहिए। यदि किसी को रात्रि में किडनी स्टोन या पेट का दर्द अचानक होने लगे या कोई और स्वास्थ्य में दिक्कत आए तो उसे तुरंत उसी समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्योतिष का नियम सामान्य रोगों के लिए है। जब आपके पास आराम से डॉक्टर के पास जाने का समय है और कोई विपत्ति या इमरजेंसी नहीं है। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए व एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 10:15 तक, उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम को 4:30 तक रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद व हर्ष से भरा रहेगा। राशि से चंद्रमा के स्वराशि में होने से मन में शुभ व सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। भूतकाल में शक के कारण खत्म हुआ प्रणय संबंध दोबारा रिवाइव हो सकता है। माताजी या मदर इन लॉ को सेवा के कार्यों के लिए सामाजिक मंच पर सम्मानित किया जा सकता है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आत्मविश्वास व साहस की वृद्धि होगी। ऑफिस का कार्य घर पर ही ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी कजिन ब्रदर के घर आने की संभावना बनती है। छोटी बहन के घर गृह प्रवेश जैसे किसी समारोह में भाग ले सकते हैं। छोटे भाई की टीबी, निमोनिया जैसी बीमारी का सफल ट्रीटमेंट पूरा हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बार बार घबराहट, पैनिक अटैक तथा श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी ठीक हो सकती है। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए नित्य प्रति योग प्राणायाम करना शुभ रहेगा। जॉब में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने का शुभ समय है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा व आशा को लेकर आ रहा है। स्वराशि चंद्रमा की राशि में उपस्थिति से मन की चिंताएं दूर हो सकती हैं। बिजनेस को दोबारा शुरू करने का साहस उत्पन्न हो सकता है। सरकारी संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों के साथ मेल जोल बढ़ सकता है। जीवन साथी की टीचर या लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्ति हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। सेहत अच्छी रहेगी। हर क्षेत्र में आशा की किरण महसूस करेंगे। आपके सोशल सर्किल का विस्तार हो सकता है। हर किसी की मदद करना दूसरों को प्रभावित करेगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पार्टनर्स के साथ पश्चिम तथा उत्तर दिशा के शहरों में यात्रा करना नई सफलता दिला सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। मन में नई उम्मीद जागेगी। प्रणय संबंधों में पुरानी हताशा दूर हो सकती है। आय के नए स्रोतों से इनकम होने से खर्च भी बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में उतरने का उपयुक्त समय है। शानदार कम्युनिकेशन स्किल के कारण ऑफिस से संबंधित कार्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा। चंद्रमा के दशम भाव से भ्रमण के कारण आपके कार्य क्षेत्र व बिजनेस में नई सफलता मिल सकती है। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए जुनून की हद तक जाकर मेहनत कर सकते हैं। बिजनेस विस्तार के लिए कई शहरों में डीलर्स की नियुक्ति भी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा। नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको व्यापार में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। बड़े भाई का विदेश में सेटल होने का प्लान आपको दुखी कर सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। आपको स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करनी चाहिए। दिन की शुरुआत योग व मेडिटेशन से करने से नकारात्मकता दूर हो सकती है तथा अनिष्ट के विचार खत्म हो सकते हैं। महिला मित्र का सहयोग व सानिध्य आपको खुशियां दे सकता है। व्यापार वृद्धि के लिए अतिरिक्त जोखिम उठाना उचित नहीं है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणामों को ला रहा है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मित्र की सफलता को लेकर आपके मन में आई ईर्ष्या का भाव समाप्त हो सकता है। आपके स्वयं के विचार आपको उत्साहित कर सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ की पूरी संभावना है। कुंभ, तुला, वृष, कन्या राशि वालों को बिजनेस पार्टनर बनाना आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। राशि से चंद्रमा के छठे घर से भ्रमण के कारण कार्यस्थल पर अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। योग, प्राणायाम व बजरंगबली की पूजा करके ही घर से निकलना बेहतर होगा। ऑफिस का कार्य कुछ समय के लिए घर से करना बेहतर विकल्प हो सकता है। फैक्ट्री या कारखाने से संबंधित उपकरणों या मशीनरी खरीदने का उचित समय नहीं है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ प्रभाव को ला रहा है। राशि से चंद्रमा के पंचम भाव से भ्रमण के कारण आपके मन में आनंद से भरे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने टारगेट को समय से पूरा करने के कारण मन में आज संतुष्टि रहेगी। पुत्र संतान की विदेशी कॉलेज में डिग्री मिलने से घर में प्रसन्नता और उत्साह का माहौल रहेगा। आपके लवमेट द्वारा आपके अंदर विश्वास दिखाना आपको उत्साह से भर सकता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।